अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हमारी स्पेशल वीडियोस का सीक्वेंस जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने जो स्पेशल वीडियोस पाकिस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाई थी, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था विद डाटा, विद लॉजिक, विद कन्विक्शन कि PSX का बॉटम इज़ इन। उसमें हमने आपको कमेंट्स में कहा कि आप हमें बताएं कि नेक्स्ट आप इस सीरीज़ में किन स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें आए कि हमें बताएं कि इस अपॉर्चुनिटी से तो हम फ़ायदा उठाने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन ये भी बताएं कि कौन सा सेक्टर जो है वो बेनिफिशियरी होगा, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सीरीज़ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर और आखिर में इस पूरी सिचुएशन का बेनिफिशियरी रिफाइनरी सेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं और सेक्टर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने पिछली स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई थी फॉर द ऑयल शॉक और PSX में उसको कैसे देखना चाहिए। उसमें हमने जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। फर्स्ट हमने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना इस पूरे क्राइसिस में है कि ये जो शॉक है ये ऑयल शॉक से मैक्रो इकोनॉमिक शॉक में कन्वर्ट ना हो, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑयल पे, डीजल और पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देनी होगी। उसकी विलिंगनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी शो कर दी है। और फिर हमने वीडियो में आपको 3 ऑयल शॉक्स जो कि लास्ट 40 ईयर्स की 3 सबसे बड़ी ऑयल शॉक्स थी जिसमें ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसका डेटा शो करके आपको बताया कि नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में कितने अच्छे रिटर्न्स आते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था वो ये था कि मार्केट्स आर वॉलेटाइल इन दिस पीरियड और मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। और उसका जिस्ट ये था कि जो मार्केट का बॉटम होता है तीनों इंस्टेंसेस में पहले 1 महीने में आ जाता है अगर आप कोई ऑयल सब्सिडी ना दें। और इससे जब हमारी पूरी कम्युनिटी में कन्विक्शन बढ़ी, हमारे जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने भी हमें कहा कि इससे हमारी कन्विक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ी। इससे पहले हम लोग जंग से बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, लेकिन जब आपने हमें ये वाला एंगल दिया कि जंग कभी कभी जारी भी रहती है लेकिन मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होती है और जब ये करेक्शन आती है तो इसमें इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आप कमा सकते हैं अगले कुछ सालों में अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। और यही सेम चीज़ आप लोगों ने हमें इस वीडियो के कमेंट्स में भी बताई। तो इस कन्विक्शन को प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपसे कहा कि आपने 2 चीज़ें करनी है। पहले तो अपनी कन्विक्शन आपने जब बिल्ड कर ली, फिर आपने फैसला करना है कि लेट से मेरे पास अगर 50 लाख रुपए की सेविंग है तो उसमें से ये सारी चीज़ें समझते हुए कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, किसी दिन मार्केट ऊपर होगी, किसी दिन मार्केट नीचे होगी, लेकिन अगले क्योंकि 1 साल, 2 साल और 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आने हैं, तो उस 50 लाख में से कितनी परसेंटेज जो है मैं इन्वेस्ट करूँगा। सो होपफुली ये जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारी पूरी कम्युनिटी ने उस पर अपनी सारी चीज़ें रिव्यू करके सारे अपने फ्यूचर के प्लान्स को देख के एक एक्शन प्लान बना लिया होगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और अब हम नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप जो होता है कि इन्वेस्टमेंट करनी किस सेक्टर में है उसको आज डिस्कस करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर। इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिपॉजिट फ्रेंचाइज, इसके साथ साथ करंट अकाउंट्स की परसेंटेज और लोन बुक की क्वालिटी। डिपॉजिट फ्रेंचाइज बेसिकली होती है कि 2 बैंक हैं, एक बैंक के डिपॉजिट्स थोड़े से कम हैं, उसकी ब्रांड उतनी ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं है, तो इस वजह से लोग जब सोच रहे होते हैं कि मैंने अपना अकाउंट खुलवाना है तो फिर वो उसी बैंक में ज़्यादा जाते हैं, उसको ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, उसकी ब्रांच भी उनसे करीब होती है, उसकी ब्रांच भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, उधर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वो फिर उस बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हैं जिसका प्रेजेंस ज़्यादा हो, जिसकी ATM मशीन्स जो हैं हर जगह अवेलेबल हों, ताकि वो फ्यूचर में उनको कहीं भी कोई काम पड़े तो वो उनका बैंक जो है उनसे करीब भी हो और उसकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी हों, ज़्यादा जगहों पे उसके क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट भी हों और एक्सेप्टेबल भी हो। तो इस वजह से कुछ बैंक्स होते हैं जहाँ लोग जाते हैं, खुद जाते हैं कि हमारा अकाउंट खुल जाए, और दूसरे बैंक्स होते हैं जिनके मैनेजर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बैंक को ग्रो कर रहे हैं तो हम लोगों को रीच आउट करेंगे, बड़े साइज़ के डिपॉजिट्स जो है उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो एक तरह से वो डिपॉजिट्स को लेकर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नेचुरली फिर ये होता है कि जब लोग आपके पास खुद चल के आ रहे होते हैं और जब आपके पास कोई मीडियम साइज़ का डिपॉजिट भी आता है और आपकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर आपके मैनेजर के लिए, आपके स्टाफ के लिए ज़्यादा इजी होता है उसको कन्विंस करना कि आप करंट अकाउंट खुलवा लें, हम आपको वैसे ही इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो आपको जो प्रॉफिट चाहिए हर महीने वो इतना मैटर नहीं करता, आप करंट अकाउंट खुलवा लें। और आपको तो पता है बैंक का बिज़नेस ही होता है कि डिपॉजिटर से पैसे लेना, आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन देना या बिजनेसेस को लोन देना, तो जितना ज़्यादा उसमें स्प्रेड होगा जो कि करंट अकाउंट में ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उनका प्रॉफिट होता है। तो डिपॉजिट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से बैंक का ROE जो है वो लिंक्ड होता है और लॉन्ग टर्म में उसने कितना ज़्यादा ग्रो करना है
उसकी इंपॉर्टेंस होती है और लोग उसको कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ जो लोग उसमें स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको ज़्यादा पी रेशो मिलता है। वो सारी चीज़ें इसी से लिंक्ड होती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, बैंक का काम है कि पैसे लेना और फिर आगे उसको लोन आउट कर देना। तो जब आप चीज़ें लोन आउट करते हैं, डिपॉजिट्स लोन आउट करते हैं, अगर उस पर कोई भी लॉस होगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि डिपॉजिटर को तो आपने पूरे पैसे वापस करने हैं। तो इसी तरीके से आपने जो लोन्स दिए हुए हैं उसमें लॉसेस जो होते हैं वो जो है डिटरमिन करते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म में आरओई कितना अच्छा होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इसको देखते हैं आजकल के सिनेरियो के हिसाब से, वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इंटरेस्ट रेट्स शायद थोड़े से बढ़ जाएं। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया था कि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती है उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ते, क्योंकि स्टेट बैंक को भी पता होता है कि ये इन्फ्लेशन जो है ये टेम्पररी है और ये नीचे आ जाएगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये परमानेंट नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता भी है तो उससे बैंकिंग सेक्टर पे क्या अफेक्ट आ सकता है ये हमने समझना है। और लार्जली बैंकिंग सेक्टर जो है इस शॉक से अफेक्टेड नहीं है। तो आपने कोशिश ये करना है कि अच्छी वैल्यूएशन पे जो है आपको एक बैंक जो है आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लॉक कर लें। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको बताएंगे भी कि 2026 में अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होती बैंकिंग सेक्टर में, तो मेजर बैंक्स की अर्निंग्स जो हैं किस रेंज में एक्सपेक्टेड है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कौन से जो हैं आजकल अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का फिनोमेना है, इसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होता है बैंकिंग सेक्टर में। पिछले साल में बहुत ज़्यादा बैंक्स ने जो है 10 और 11% के बीच में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन दिए होंगे। लेकिन अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी प्राइस जो है थोड़ी सी नीचे आ जाती है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और उस बॉन्ड की प्राइस जो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जिस तरीके से ये बैंक्स जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स पे कैपिटल गेन कमाते हैं, इधर थोड़ा सा कैपिटल लॉस भी हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर होता है कि करंट अकाउंट पे आपका स्प्रेड बढ़ जाता है। पहले अगर लेट से इंटरेस्ट रेट 10.5% थे और करंट अकाउंट पे आप 0% दे रहे थे, आप करंट डिपॉजिट्स पे 10.5-11% का स्प्रेड कमा रहे थे, अब आप जो है 12% 13% का कमा रहे होंगे। तो एक तरह से ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि लार्जली इस सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस सेक्टर पे सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकता है और वो हमने ऑलरेडी समझ लिया कि उसका लिंक है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखे, ऑयल पे कोई सब्सिडी ना दे और इसी तरीके से अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी जो है मैनेज करती रहे। सो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये सारे बैंक्स जो हैं, जिसमें मिजान बैंक, नेशनल बैंक, MCB, HBL, UBL और बैंक ऑफ पंजाब, इनकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज कितनी स्ट्रॉन्ग है। मिजान बैंक की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब की भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं। और ये सारी हमने कैटेगराइजेशन इस चीज़ को भी देखते हुए की है कि पिछले 2-3 सालों में किस बैंक ने अपने डिपॉजिट्स और अपनी करंट अकाउंट परसेंटेज जो है उसको किस स्पीड से बढ़ा रहे हैं। करंट अकाउंट्स की परसेंटेज भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो इनकी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं 2026 में, अगर थोड़े बहुत वो जो बॉन्ड्स की रीप्राइसिंग की वजह से लॉसेस हो जाते हैं, उसके बाद ये इनकी पर शेयर अर्निंग्स हैं। तो आप खुद देख सकते हैं करंट मार्केट के हिसाब से कौन से बैंक्स जो हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पे मौजूद हैं। डिविडेंड पॉलिसी पे भी मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। मिजान बैंक की अभी तक की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो ₹7 पर क्वार्टर का डिविडेंड जो है उसी को मेंटेन करेंगे। नेशनल बैंक ने बहुत बम्पर डिविडेंड दिया था लास्ट ईयर और मैनेजमेंट ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर भी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू रखें। MCB की भी डिविडेंड पॉलिसी ₹9 पर क्वार्टर के अराउंड मेंटेन्ड है। HPL की डिपॉजिट ग्रोथ भी हो रही है, अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं, ये अपने एक्सपेंसेस को भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करने लग गए हैं और इनकी डिविडेंड पॉलिसी नेक्स्ट ईयर जो है 20 से 25 रुपीज़ टोटल के अराउंड हो सकती है फॉर द फुल ईयर। UBL की डिविडेंड पॉलिसी भी ₹8 पर क्वार्टर के अराउंड जो है वो मेंटेन्ड है। इसी तरीके से बैंक ऑफ पंजाब ने अब एनुअल के बजाय सेमी एनुअल डिविडेंड पे शिफ्ट हो गए हैं और ये भी इस साल में 3 से ₹3.5 डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। फर्टिलाइज़र सेक्टर पे आ जाते हैं और अगेन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 की 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्ट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी ऑडिटेड रिपोर्ट बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी।
अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर पे आ जाते हैं और अगेन अनदर सेक्टर विच इज़ अनअफेक्टेड बाय द ग्लोबल ऑयल शॉक। और इसमें भी अगेन एक वही रिस्क होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सही तरीके से मैनेज ना करे तो फिर पूरे कंट्री पे जो इम्पैक्ट आता है उससे इनके भी पी रेशोज़ नीचे हो जाते हैं। अदरवाइज़ बिज़नेस जो है इसका बड़े नॉर्मल तरीके से चलता रहता है और उसके पीछे दो रीज़न्स हैं। ज़्यादातर ये कंपनीज जैसे यूरिया बनाती हैं तो एक पाकिस्तान में जो यूरिया है वो इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। दूसरा जो हमारी यूरिया बनाने की कैपेसिटी है उतनी ही हमारी डिमांड भी है और ज़्यादातर जो कॉस्ट लगती है यूरिया बनाने में वो होती है गैस की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको फिक्स प्राइस पे गैस दी होती है। तो जब तक वो गैस की कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होती यूरिया की बैग प्राइस भी इंक्रीज़ करना जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ नहीं करती। सो इस वजह से आप देखेंगे कि इवन 2023 के क्राइसिस में भी इन कंपनीज़ के प्रॉफिट जो हैं वो मोर और लेस स्टेबल रहते हैं। और क्योंकि अब आपको ऑब्वियसली यूरिया बनाने के लिए दूसरा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गैस की एलोकेशन भी चाहिए होती है तो पहले एक पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी लेकर आती है कि हमें मज़ीद फर्टिलाइज़र चाहिए, जैसे कि 2001 की फर्टिलाइज़र पॉलिसी थी। तो जब तक ये पॉलिसी नहीं आती नई एक्सपेंशंस भी नहीं होती और इसी वजह से जो भी ये कैश अर्न करते रहते हैं वो ऑलमोस्ट हाई परसेंटेज ऑफ डिविडेंड्स जो हैं वो पे आउट भी करते रहते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ लोग सोचते हैं कि शायद फर्टिलाइज़र की डिमांड जो है वो नीचे चली जाए। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र की डिमांड जो है वो फार्म इकोनॉमिक्स से लिंक्ड होती है और ये जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं, जैसे आपने देखा भी होगा ग्लोबली। तो उससे फार्म इकोनॉमिक्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। और एक और सिनेरियो भी होता है पाकिस्तान में कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है DAP वो क्योंकि इम्पोर्टेड प्राइस पे चलता है और वो जब महंगा होता है तो लोग थोड़ा बहुत यूरिया और ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इस केस में जैसे 2023 में हुआ था यूरिया की प्राइस अगर आपकी फ़िक्स है और DAP महंगा हो रहा है तो थोड़ी सी शिफ्टिंग भी हो जाती है तो उससे यूरिया की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। और 2025 जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट साल था, वीट की प्राइस देखें साल के शुरू में 2000 तक गिर गई थी लेकिन फिर भी जब साल ख़त्म हुआ पूरा तो ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन टन यूरिया बिका। इस साल भी डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स जो है डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी और उसके हिसाब से फिर प्राइसिंग पावर भी ठीक रहती है। गैस सप्लाई पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये भी सोच रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज हो जाएगी पाकिस्तान में और ये प्लांट्स कहीं बंद ना हो जाएं। तो जो मेन 3 प्लांट्स हैं वो मारी फील्ड से डायरेक्ट गैस लेते हैं और ये गैस जो है ये लो BTU गैस होती है। अगर इसको आपने पाइपलाइंस में डालना है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, उसको जो है एक हाई BTU गैस में कन्वर्ट करना होता है जिसके लिए स्पेशल प्लांट्स होते हैं। तो इस जगह पे अनलेस मारी फील्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये गैस सप्लाई जो है कंटिन्यू रहेगी। और एक और चीज़ जो कि इन कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है कि अगर पाकिस्तान में लेट से कोई गैस की शॉर्टेज होती भी है तो जो 2 प्लांट्स पंजाब में LNG पे चलते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ महीनों के लिए उनको फैसला करती है कि बंद करना है तो जो बाकी एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं सप्लाई जो है एक तरह से श्रिंक हो जाएगी और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं 100% बिकने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उससे फिर इनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइसिंग पावर भी आ जाती है। कैश फ्लो जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज होने लग जाता है। एडवांस में जो है डीलर्स आपको पैसे दे होते हैं कि नेक्स्ट बैग जो बनेगा आपकी फैक्ट्री में वो मैंने लेना है। सो अगर लेट से इन केस ये क्राइसिस गैस का होता भी है आगे जाके तो एंग्रो फर्टिलाइज़र और FFC के प्लांट्स जो हैं ज़्यादातर मारी से ही गैस लेते हैं। FFC का एक प्लांट कराची के करीब भी है बट उसको भी नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए गैस एलोकेटेड है, वहाँ पे भी प्लांट बंद होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये एक तरह से थोड़ी सी इनको बेनिफिट ही हो जाता है। अच्छा, 2 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यूरिया तो हमने देख लिया कि बिज़नेस जो है स्टेबल रहता है लेकिन जो NP और DAP का बिज़नेस है वो एक तरह से ऑयल शॉक में पॉजिटिवली अफेक्ट हो जाता है। NP और DAP की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और इनको जो कंपनीज लोकली बना रही होती हैं उसमें गैस का इस्तेमाल, गैस की प्राइस जो है कांस्टेंट रहती है तो उससे एक तरह से उनको फ़ायदा हो जाता है। और फातिमा फर्टिलाइज़र जो है कुछ परसेंटेज NP की बनाती है और इसी तरीके से FFC जो है वो DAP की कुछ परसेंटेज बनाती है आफ्टर द मर्जर विद FFPL। तो थोड़ा सा इनका प्रॉफिट इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, आजकल आपने देखा होगा काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि यूरिया की प्राइस जो है इंटरनेशनली बहुत महंगी हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है उसको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए और डॉलर्स कमाने चाहिए। ऐसे होने के मेरे हिसाब से बहुत चांसेस कम हैं क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो लोकल यूरिया की डिमांड है वो आपकी मुश्किल से फुलफ़िल होती है अपनी एग्जिस्टिंग जो प्लांट्स हैं सप्लाई उसके हिसाब से। और अगर आज 1 मिलियन टन लेट से इन्वेंट्री पड़ी भी हुई है यूरिया की तो 1 मिलियन टन तो मुश्किल से 2 महीने की भी नहीं है।
सप्लाई, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में मेंटेन करनी होती है। हो सकता है ये इन्वेंट्री आप 1.5 मिलियन टन पे भी चली जाए और आप सोचेंगे कि अब तो एक्सपोर्ट के चांसेस हैं, लेकिन ये सीजनैलिटी होती है। जब सीज़न आता है आगे जाके जुलाई, अगस्त और सितंबर का, तो उसमें इन्वेंट्री इवन अगर 2 मिलियन टन तक भी चली जाए तब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है अगले कुछ महीनों में ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल होना है और ये इन्वेंट्री जो है वापस 1 मिलियन पे आ जाएगी। और लेट से इन केस एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल भी जाती है, लेट से 3 लाख 4 लाख टन की, तो आप ये भी अज्यूम नहीं कर सकते कि जो इंटरनेशनल प्राइस है वो कंपनीज़ को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है कि आज अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है यूरिया की, तो वो सस्ती गैस की वजह से है। तो अगर आप आज 5,000 रुपये का बैग बेच रहे हैं और इंटरनेशनली लेट से 12,000 रुपये का बिक रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा 7,000 रुपये है वो ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज़ को मिले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्सपोर्ट टैक्स भी लगा सकती है उस पर, जिससे जो कंपनीज़ विंडफॉल प्रॉफिट्स हैं वो शायद उनको ना मिले। टू समराइज़, ये सेक्टर भी मोर और लेस स्टेबल, स्लाइटली अर्निंग्स ग्रोथ जो है आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा यूरिया कम बिका था, कंपनीज़ ने डिस्काउंट भी दिया था। मोस्ट प्रॉब्ली इस साल वो नहीं देंगे। कॉस्ट एज सच को इंक्रीज़ हो नहीं रही। जो डीजल महंगा हुआ था उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई थी वो कंपनीज़ ने ऑलरेडी थोड़ी सी बैक प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। सो इन कंपनीज़ में आप अच्छी वैल्यूएशन के हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। और अब ये भी देखें, इस सेक्टर में 2 कंपनीज़ FFC और फातिमा फर्टिलाइज़र दोनों जो हैं PIA के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर ये फ्यूल प्राइसेस नीचे आती हैं, PIA का बिज़नेस अच्छे तरीके से प्राइवेटाइज होने के बाद चलने लग जाता है, तो ये भी एक फैक्टर थोड़ा सा आ गया है जो कि फातिमा फर्टिलाइज़र और FFC की वैल्यूएशन में 5 से 10% रोल प्ले करता है कि PIA का बिज़नेस किस स्पीड से जो है वो फ्लरिश कर रहा है। और यहाँ आप तीनों कंपनीज़ की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स भी देख सकते हैं और जो उनकी डिविडेंड पॉलिसी है वो भी देख सकते हैं कि आप अगले साल में कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट कर लें कि ये जो अर्निंग्स होती हैं ये हर क्वार्टर में बराबर नहीं आती। किसी महीनों में यूरिया ज़्यादा बिकता है, किसी महीनों में यूरिया और दूसरे फर्टिलाइज़र कम बिकते हैं, लेकिन फ़िक्स्ड कॉस्ट सारी वही होती हैं। तो वो जो एक पूरी एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट होती है या रेवेन्यू अगर कभी थोड़ा सा कम आ जाए, उसकी वजह से अर्निंग्स आपको लगता है कम आ गई, डिविडेंड थोड़ा कम दे दिया, तो सीजनैलिटी का भी एक एलिमेंट होता है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। पहला क्वार्टर जो होता है जनवरी टू मार्च, उसमें थोड़ी कम सेल होती है, सेकंड क्वार्टर में जो है उससे थोड़ी बेहतर होती है, और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि रफली 40 से 45% सेल जो है वो पहले हाफ में होती है और जो 55 से 60% सेल होती है वो सेकंड हाफ में होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि ये सारी प्रोजेक्शंस जो हैं सिनेरियोज़ पे बिल्ट हैं। इसमें कंपनीज़ में छोटी मोटी चेंजेस भी आती रहती हैं, कभी कभी डिविडेंड पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाती है। तो दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, हम आपको गाइड कर रहे हैं, फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं कि आप ये सारा सीख के खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रिफाइनरी सेक्टर पे, और ये मेरा फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो सेक्टर है इस पूरे सिनेरियो में। और इसमें असल में होता ये है, लेट से अगर रिफाइनरीज ने क्रूड ऑयल खरीदा और लेट से 90 रुपीज़ का खरीदा, $90 की एक एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर उन्होंने $5 उस पर खर्चा किया केमिकल्स का, एनर्जी का, और उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उनके पास डीजल भी आ गया, उनके पास पेट्रोल भी आ गया, उनके पास LPG भी आ गई और सारी चीज़ें आ गई। और जब नॉर्मल सिनेरियो में वो सारी प्रोडक्ट्स को, फर्नेस ऑयल थोड़ा सा सस्ता बिकता है, डीजल महंगा बिकता है, तो उन सब की जो एवरेज प्राइस थी पर बैरल वो बन गई तकरीबन $105। तो आपने 90 का ख़रीदा, $5 अपनी तरफ से लगाए और आपने 105 का बेच दिया, तो आपका ₹10 का प्रॉफिट हो गया। अब इन सिनेरियो में होता ये है कि बहुत ज़्यादा जब शॉर्टेज हो जाती है तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस और क्रूड ऑयल के बीच में जो प्राइस होती है वो अगर पहले $7-8 होता था डिफरेंस एवरेज, वो अब $20 तक चला जाता है, लेकिन ख़र्चे आपके जो है $5 के ही हैं। तो वही पर बैरल प्रॉफिट जो आपका लेट से $5 होता था वो इस सिचुएशन में $15 तक भी चला जाता है, कभी कभी $20 पे भी चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा डीजल जो है आजकल $200 तक पहुंचा हुआ है, और ये नॉर्मल सिचुएशन में $120 $130 के आसपास होता था अगर क्रूड ऑयल 90 पे ही होता। यानी कि डीजल और क्रूड ऑयल का जो फ़र्क होता था यूजुअली वो $30 के आसपास होता था, आजकल वो $100 से भी ऊपर गया हुआ है। तो इस तरह से इनके प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांटेज ऑफ लोकल क्रूड। एक रिफाइनरी है पाकिस्तान में जो कि लोकल क्रूड पे चलती है, तो ये जो सारे प्रीमियम्स चल रहे हैं, यानी कि स्क्रीन पे तो आपको नज़र आ रहा होता है कि $100 का ऑयल है, लेकिन जब आप ख़रीदने जाते हैं आपने देखा भी होगा कि WTI और ब्रेंट और जो मिडल ईस्ट का बेंचमार्क है उसमें 30-30 $40-40 का फ़र्क आ गया था। ये प्रीमियम होता है कि आप जब इंपोर्ट करने जाते हैं तो प्रीमियम भी हो सकता है। तो जो लोकल क्रूड पे बेस्ड रिफाइनरी होती है उसको
इन प्रीमियम से भी फ़ायदा हो जाता है, यानी कि उसको ये प्रीमियम पे नहीं करना होता क्योंकि वो इंपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो उनके प्रॉफिट्स और ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ हो जाते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फर्नेस ऑयल पे लेवी लगाई थी पिछले बजट में, और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस की हुई है उस पे जो है कंपनीज़ का एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हो जाता है। थोड़े से उसमें अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये फर्नेस ऑयल लेवी जो है इसको आप वापस लें, फिर हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्नेस ऑयल आज भी जो है ऑलमोस्ट 25 से 30% ऑफ प्रोडक्शन होता है, और जब इस पर एक बहुत ज़्यादा लेवी लगी होती है तो ये लोकल बेचना मुश्किल हो जाता है। लोकली सारे बिजनेसेस देख रहे होते हैं कि हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएं या गैस से बनाएं, तो गैस पे भी लेवी लगी हुई है, और जब फर्नेस ऑयल पे भी लेवी लगी होती है तो फिर वो ग्रिड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था पिछले बजट में जब ये अनाउंस हुआ। मुझे याद है जब भी मैंने आपको शॉर्ट्स और वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि अब जो है रिफाइनरीज़ का प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आपका 30 से 35% फर्नेस ऑयल जो आपकी टोटल प्रोडक्शन का हिस्सा होता है उस पर अगर आपको सब्सटेंशियली लॉस बेयर करना होगा, उसको एक्सपोर्ट करना होगा, तो फिर ओवरऑल रिफाइनिंग के प्रॉफिट्स जो है वो कम हो जाएंगे। और देखें उसका रिज़ल्ट कि पिछले एक साल में हमारा KSE 100 इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल के करीब चला गया है, या 60% बढ़ गया है। लेकिन रिफाइनरीज सारी इस पूरे जो रैली आई है उसमें उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले एक साल में। सिर्फ लेटली अभी जब इनके प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन है कि इंक्रीज़ होंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइस ऑफ डीजल और रिफाइनिंग मार्जिन इंक्रीज़ होंगे, अब जाके इन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म करने लगा है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमेशा बिज़नेस को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिज़नेस में नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो इंडेक्स अगर आपका बढ़ भी रहा होगा, यानी कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होगा, फिर भी हो सकता है उस कंपनी का शेयर नीचे जाए। तो इस वजह से बिज़नेस को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप आंखें बंद करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि इस पूरी वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर रिफाइनरीज या LNG कॉम्प्लेक्सेस जो है उन पे जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने में 6 महीने से लेकर 5 साल तक लग जाते हैं, जहाँ जितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से। तो ये जो ऑयल प्राइस जितनी इंक्रीज़ होती है उतनी ही डिक्रीज़ नहीं होती। यानी कि आपको जो पिछली वीडियो में मैंने पूरा डेटा भी दिखाया था कि ऑयल प्राइस जब बढ़ जाती है किसी कॉन्फ्लिक्ट में, वो फिर आहिस्ता करके नीचे आती है। तो इन कंपनीज़ के रिफाइनरीज़ के प्रॉफिट्स जो हैं वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 1-2 महीने के लिए इंक्रीज़ होंगे, ये अगले 6 महीने से 12 महीने के लिए भी जो है एक अच्छे लेवल पे कंटिन्यू रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द परमानेंट डैमेज ऑफ द ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। फिर इसके साथ साथ ऑब्वियसली पहले आप जो है डीजल भी इंपोर्ट करते थे, पेट्रोल भी इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब क्योंकि इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफाइनिंग है वो लोकली की जाए ताकि हम सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें और जो रिफाइनरी का प्रॉफिट होता है वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में ना इंक्लूड हो। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि हो सकता है इन कंपनीज़ की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाए। तो इसमें अब आपने करना क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जितनी देर तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगी उसमें रिफाइनिंग के मार्जिन जो हैं बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, और उसके साथ साथ आपने ये सोचना है कि अपकमिंग बजट में ये जो फर्नेस ऑयल लेवी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वापस ले लेगी तो ये सेक्टर वापस एक बेनिफिशियरी बन जाएगा। तो एक उसको प्रॉफिट की तरफ से भी विंडफॉल जो है वो मिल रहा होगा बिकॉज ऑफ द सिनेरियो, और उसके साथ साथ अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज हो जाए बजट में तो ये शायद अगले 1 साल का नंबर 1 सेक्टर बन जाए। अब ये सोचने के लिए कि ये पॉलिसी रिवर्स हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी भी काफ़ी कोशिश की थी IMF टॉक्स में कि इस लेवी से हमें कुछ मिल तो रहा नहीं है, सारा जो फर्नेस ऑयल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, लोकली बिकेगा तो कुछ कलेक्शन होगी, तो ये लेवी जो है एक तरह से कोई इसका ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। हमारी रिफाइनरीज़ जो हैं वो अपग्रेडेशन में इन्वेस्टमेंट भी कर देंगी, उससे हमारा जो है FDI भी आ जाएगी पाकिस्तान में थोड़ी, और फिर जब रिफाइनरीज़ अपग्रेड हो जाएंगी तो फिर यूरो 2 के बजाय जब यूरो 5 फ्यूल बनाएंगी तो फिर ये जो सारे मसले स्मॉग के और पोल्यूशन के वो जो है उससे भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस चीज़ पे आपने नज़र रखनी है कि अपकमिंग बजट में ये जो फर्नेस ऑयल की लेवी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म करती है कि नहीं। और अब इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि कौन सी रिफाइनरी जो है वो कितनी परसेंटेज ऑफ डीजल जो है वो बनाती है, और इसको कंबाइन करें इस चीज़ से कि कौन सी रिफाइनरी जो है लोकल क्रूड इस्तेमाल करती है, तो इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस रिफाइनरी के प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। किस रिफाइनरी के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेंगे उसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि परसेंटेज ऑफ फर्नेस ऑयल ईच रिफाइनरी में जो है वो कितना है। तो ये मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा, ये बल्कि आपका होमवर्क है, आपने जो है इस पे रिसर्च करना है। कंपनीज़ की CBS प्रेजेंटेशन में बहुत इजीली अवेलेबल होता है कि कौन सी कंपनी कितनी फर्नेस ऑयल की परसेंटेज बनाती है, क्योंकि डीजल हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट होता है और फर्नेस ऑयल
लोएस्ट मार्जिन बल्कि नेगेटिव मार्जिन प्रोडक्ट होता है। तो ये आपने कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना है कि कौन सी रिफाइनरी है पाकिस्तान में जो सबसे कम फर्नेस ऑयल की परसेंटेज बनाती है। सो आज हमने 2 सेक्टर ऐसे डिस्कस किए जो कि इस पूरे सिनेरियो में एक तरह से जो है उनका बिजनेस बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो रहा, बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर, और एक ऐसा सेक्टर डिस्कस किया जिसका बिज़नेस जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को कैसे कंबाइन करके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख के कौन सा बिज़नेस जो है अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है, आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन की। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये हमारी एक स्पेशल सीरीज़ है जिसमें हम आपको वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क की कुछ ग्लिम्पसेस जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका फुल वर्जन हम लोग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0 में भी जो है आगे पढ़ाने वाले हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि ये सीरीज़ आपको अभी तक कैसी लग रही है, आपका इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में या आपको जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है उससे आप जो है सोफिस्टिकेटेड तरीके से मोर कॉन्फिडेंस के साथ जो है इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान कर रहे हैं। और ये भी बताएं कमेंट्स में कि नेक्स्ट आप किस चीज़ पे डिटेल्ड एनालिसिस और मेरे थॉट्स जो हैं वो आप देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।